हमारे साथ वाले मुल्क में नरेंद्र मोदी एक दफ़ा फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कल उन्होंने हलफ उठा लिया है, लेकिन अब इसमें आप अगर गौर करें तो एक चीज़ मुख्तलिफ है। अगर जैसे हम देखें कि 2014 में या 2019 में जैसे वो प्रधानमंत्री बने थे, जिस तरह उन्होंने ये टौर से हलफ उठाया था, वो कॉन्फिडेंस जो था, वो जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो अब थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही, डगमगा रही। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दफ़ा वो दूसरों के कंधों पे हाथ रखकर ऊपर आए हैं। अब इसकी क्या वजह है, क्या नहीं, और किसके कंधों पे हाथ रख के आए हैं, और जिसके कंधों पे हाथ रख के आए हैं उनको क्या मिलेगा, ये हमें बताएंगे हमारे वेरी ओन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान। तो सत्तार साहब, क्यों मोदी इस दफ़ा नाकामयाब रहा उस तरीके से जितनी हाइप क्रिएट की हुई थी? यार, एक तो उसको सीटें नहीं मिली, बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली हैं। 2014 में 282 मिली थी जी। 272 की जरूरत थी, 282 मिल गई, 10 ऊपर चले गए, अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन। 2019 में 303 थी, वेरी कंफर्टेबल, बड़े आराम से गए हैं। उन्होंने हलफ ऐसे उठाया जैसे प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए। इस मरतबा उन्होंने हलफ तो उठाया है, लेकिन उसका हलफ उठाने का अंदाज वो नहीं था 2014 वाला, 2019 वाला, क्योंकि इस मरतबा वो इन्हिसार कर रहे हैं उन सियासी जमातों पे, उन इत्तेहादी जमातों पे जिनकी वजह से वो बने हैं। 241 उनके पास सीटें हैं, 272 का हदफ है, 31 निश्चितें कम हैं। अब दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां जो हैं, उन्होंने सहारा दिया, और वो बड़े चौड़े होके, आप देखेंगे नरेंद्र मोदी इतना चौड़ा होकर नहीं फिर रहा होगा, बिल्कुल, जितने दो बंदे फिर रहे हैं। इंडिया में दो राजनीति के कलाकार वो जितने चौड़े होके पिछले कुछ दिनों से अगले कुछ दिनों तक वो चौड़े होके फिरेंगे, आप देखना कि नरेंद्र मोदी क्या इतना चौड़ा होकर फिर रहा है। कौन है वो दो? मैं उसकी तफसील बताऊंगा। एक तो इन्होंने जो ओहदे, जो सियासी ओहदे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कैबिनेट में आपका बंदा चला जाए, वजीर बन जाए। बिल्कुल। अब कल के दिन उन्होंने खुद भी हलफ लिया है, और उनके अलावा 71 बंदों ने, 71 बंदे नहीं हमें कहना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस ने उन्होंने हलफ लिया। पोर्टफोलियो किसी को नहीं अलॉट हुआ, महकमे वजारतें अभी तक नहीं मिली किसी को, लेकिन उन्होंने सिर्फ हलफ उठा लिया। अब वो 71 बंदों में 60 जो पार्लियामेंटेरियन है वो बीजेपी के हैं, 11 इत्तेहादी जमातों के हैं। इत्तेहादी जमातों में अब ये फैसला उन्होंने क्या किया, एक फैसला किया जिससे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है ना, वो बहरहाल एडा डिगा नहीं जिन्ना असी दिखा रहे हैं। वो बहरहाल फिर भी कुछ चीज़ों में कहता है, फैसला कर लिया है कि यार इन चीज़ों पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। कैबिनेट स्लॉट्स जो होती हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं, उससे एक इंडिकेशन मिलती है कि क्या ये कितना कमज़ोर हुआ है, क्या उतना ही कमज़ोर हुआ है जितना हम समझ रहे हैं, या अभी भी कमज़ोर होने में वक्त लगेगा, या शायद वो कमज़ोर ही ना हो सके। जिन्होंने अलायंस में, उनका ये अभी अलायंस में आए हैं उनके साथ, तो ऑब्वियसली उनको उनकी डिमांड्स होंगी ना, कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उनको मिलने। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं जिनको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, वो 4 पोर्टफोलियो होते हैं, 4 महकमे होते हैं। ये बीजेपी ने, ये नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया कि वो 4 तो मैं अपने पास रखूंगा, अपनी जमात के पास। एक डिफेंस मिनिस्ट्री, बिल्कुल, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक होम मिनिस्ट्री, एक फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री। ये चारों बीजेपी के पास रहेंगे। 4 उसने तय कर लिया कि यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, गंगा के उस तरफ चली जाए दुनिया, या गंगा की तरफ रहे, ऐ नहीं छड़ना। ये 4 पोर्टफोलियो उसने अपने पास रखने। उसके बाद जिन जमातों ने उसको, इत्तेहादी जमातें थी, उनमें से एक जमात है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, 2 मिनिस्टर उसके आए हैं। एक है जनता दल यूनाइटेड, 2 मिनिस्टर उसके आए हैं। उसके अलावा 7 ऐसी जमातें हैं जिनको एक मिनिस्टर जिनका कैबिनेट में लिया गया। ठीक है। अब वो 7 जमातें कौन सी हैं? एक शिवसेना, एक राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, लल्लू प्रसाद साहब की थी, क्या बात है, उनका एक है जनता दल सेकुलर, हाँ, उसको भी एक मिली है, जनता दल। और एक है लोक जनशक्ति पार्टी, एक उसका है। ठीक है। फिर एक आता है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, एक उसका मिनिस्टर लिया है। ओके। एक लिया है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका एक मिनिस्टर उसका लिया है। और एक मिनिस्टर लिया है अपना दल सोनी लाल,
अपना दल सोनीलाल। सोनीलाल। ये इत्तेहादी जमातें हैं ना, जो दो बड़ी जमातें हैं जिनका कलीदी किरदार बनता जा रहा है, और आने वाले वक्तों में वो कलीदी किरदार किस शक्ल में सामने आएगा। एक जनता दल यूनाइटेड, एक जनता दल यूनाइटेड है, और एक तेलुगु देशम पार्टी है, टीडीपी। अब उसमें हुआ क्या है कि जो तेलुगु देशम पार्टी ने जो बंदे दिए हैं ना अपने मिनिस्टर, उसमें एक चंद्रशेखर है। ठीक है, इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक ही कहेंगे हम लोग, इत्तेफाक ही कहेंगे। सबसे अमीर जो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का है वो ये है। अच्छा जी, टीडीपी का। पूरी लोकसभा में जो इलेक्ट होके आए हैं, सबसे अमीर तरीन जो पार्लियामेंटेरियन है वो टीडीपी के ये चंद्रशेखर है। इनकी 57 अरब रुपए इनका नेट वर्थ है। नाइस। 57 अरब रुपए ये चंद्रशेखर जो इंडियन और पाकिस्तानी। इंडियन यार, मैं इंडियन में कमाल करते हो, मैं क्या पाकिस्तानी हिसाब किताब लगाऊंगा कि इन्हू कट करके कर दो, नहीं फलाना करके कर दो, उन्हीं का जो डिक्लेयर किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो डिक्लेयर करते हैं ना, एसेट असासाजात, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इसने जो अपना मुखालिफ जो था, वो YSR कांग्रेस पार्टी थी, उस अपने मुखालिफ को 3,40,000 वोटों से इसने हराया। उसके बाद दूसरा बंदा जो दिया ना मिनिस्टर के तौर पर, वो दिया है राम मोहन नायडू। इसमें भी खुसूसियत है, क्या खुसूसियत जैसे चंद्रशेखर में खुसूसियत है, इसमें भी खुसूसियत है। सबसे कम उम्र मिनिस्टर ये है। हाउ ओल्ड? अब मुझे नहीं पता, चलो कोई नहीं। ये सबसे कम उम्र किस तरह से है? सबसे कम उम्र इस तरह से है कि कम उम्र होने के बावजूद ये 3 इलेक्शन अब तक जीत चुका हुआ है, लगातार नहीं जिसे कहते, कंसेक्यूटिव। 2014 का भी ये जीता था लोकसभा का इलेक्शन, 2019 का भी जीता था, और ये 2024 का भी जीत गया। तो टीडीपी ने एक ये सरप्राइज वो दिया है कि उन्होंने एक अमीर तरीन अपना पार्लियामेंटेरियन दिया है कैबिनेट में, और एक सबसे कम उम्र का कैबिनेट में उन्होंने दिया। उसके बाद ललन सिंह आ गए जी, जो जनता दल यूनाइटेड के हैं। अब ललन सिंह जो है ना, वो खुद भी बिहार के साबका वजीर आला रह चुके हैं, ठीक है। और ये चार मर्तबा, हम चीफ मिनिस्टर इसलिए कहेंगे, कई दफा हमारे ऑडियंस के लिए जरा ना, कई दफा मुझे ही फीडबैक आया कि खान साहब कई दफा कंफ्यूजन हो जाती कि मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री कौन है। हाँ, वो हो जाता पाकिस्तानी, वो कंफ्यूजन हो जाती कि मुख्यमंत्री क्या। हमारा चीफ मिनिस्टर उनका, वो हमारा वजीर आला उनका मुख्यमंत्री। सॉरी, देखा फिर कंफ्यूजन हो गई। इधर कंफ्यूजन होगा तो उनको भी तो होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अब हम चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अब उसका है ललन सिंह थे जो थे ना। अच्छा, ये एक जो जनता दल यूनाइटेड के सरबराह है ना, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार आ गए। अब नीतीश कुमार को मैं तो नहीं कहता, इंडिया का मीडिया कहता है, मैं यही कहूँगा नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम। ये पलटते रहते हैं क्या? पलटते रहते हैं। मैंने बकायदा इस पे शो किया हो ना कि किस तरह से ये पलटते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी पलटता है टीडीपी का, हमारे पास, लेकिन ये इधर से कभी उधर पलटते हैं। नहीं, जिस तेजी के साथ ये 2024 में 4 दफा पलटा है यार। एक ही साल में 4 दफा पलट गए। पिछला छोड़े पर कुछ हैं जिनके नाम हम चले ना ही ले। नहीं, ये जरा हमारे जो लोटे होते हैं और पलटू राम में फर्क क्या है? अच्छा, लोटा और 2 डिफरेंट कैटेगरी। लोटा ये होता है कि मेरी पार्टी में है, हाँ, वो जीतने के बाद मेरी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चला गया। ये पलटू राम जो नीतीश कुमार है ना, इनकी अपनी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अपनी पार्टी है। ये इत्तेहाद करते हैं, कभी किसी में इत्तेहाद में शामिल हो गए, कभी किसी में शामिल तो मेरे ख्याल से वो गाना इन्हीं के लिए बना, इधर चला मैं उधर चला। अब मुझे नहीं पता वही गाना इसके लिए बना है, तुमने बनाना है इसके लिए तो बना सकते हो। तुम्हारे पास इस वक्त इख्तियार है कि नीतीश कुमार पलटू राम के लिए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार। अब उसके बाद होता है कि जो दूसरा बंदा दिया ना, वो रामनाथ ठाकुर है, जो जनता दल यूनाइटेड ने दिया। ये भी बिहार का जो साबिक चीफ मिनिस्टर था ना, वो कर्पूरी ठाकुर। मैंने मुकद्दस को कहा भी था, मैं नाम भेजता हूँ कि प्रोनाउंस करना होता है यार। प्रोनाउंस गलत कर जाएं तो लोग जो सुनने वाले होते हैं वो कहते हैं कि यार नाम तो ये था, आपने ये कह दिया। इसलिए गलती के साथ कि प्रोनाउंसमेंट में कोई गलती हो जाए तो माफ़ी, और अगर गलती हो जाए तो मुकद्दस का कसूर है भाई, हमारा नहीं। मुकद्दस बेचारी का भी नहीं कसूर होगा। खाम कसूर अपना उठा के दूसरे पे डाल दो। पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम
पूरी बिल्कुल। प्रॉपर प्रोनाउंसमेंट के साथ आए। तो ये है। उससे पहले ये जो रामनाथ ठाकरे हैं, ये लल्लू प्रसाद यादव की कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे। फिर ये नीतीश कुमार और पलटू राम की कैबिनेट जो सेकंड जो उसकी सीएम था, उसमें भी ये काफी मिनिस्ट्रियां इसके पास रही। काफी बहुत तजुर्बा इसका मिनिस्ट्रियों में बहुत ज्यादा। अच्छा खासा। उसके बाद आते हैं प्रताप राव, ये शिवसेना के हैं। अब शिवसेना के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि शिवसेना जो है ना, नहीं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, जो हमारी तो नहीं, खैर हमारे पड़ोसी की जो अदाकार है सोनाक्षी सिन्हा, उनके वालिद साहब हैं सोनाक्षी सिन्हा के। वो तो बीजेपी में है ना। अच्छा, वो बीजेपी में, वो शिवसेना में नहीं है, वो बीजेपी में है। तो शिवसेना के ऊपर मैं आऊंगा कि शिवसेना 2022 में 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। ठीक है। हुआ ये था कि महाराष्ट्र में हुकूमत थी शिवसेना की बीजेपी के साथ। तो बाल ठाकरे का आपको याद होगा, बाल ठाकरे के जो साहबजादे थे ना, अब उद्धव बाल ठाकरे हैं, क्या है, UDDAV, तो वो स्प्लिट हो गए दोनों। बाल ठाकरे के साहबजादे, उन्होंने फैसला किया कि हम बीजेपी से किनारा कशी इख्तियार करते हैं और कांग्रेस के साथ मिलके महाराष्ट्र में हुकूमत बनाते हैं। ये 2022 की बात कर रहा हूं। 2022। तो जब ये स्प्लिट हुआ ना, तो बाल ठाकरे का बेटा ये समझ रहा था कि शायद पूरी की पूरी शिवसेना मेरे साथ है, लेकिन पूरी की पूरी शिवसेना उसके साथ नहीं थी। अब एक शिंदे हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिवोल्ट किया विद इन दी पार्टी शिवसेना। उन्होंने रिवोल्ट किया और ज्यादा बंदे जो थे ना शिंदे की तरफ चले गए थे। शिंदे ने कहा हम बीजेपी के साथ अलायंस कर लेंगे। उस वक्त ये हुआ था कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो शिवसेना का जो इंतखाबी निशान था, वो तीर कमान का निशान, ठीक है, उन्होंने फ्रीज कर दिया। उन्होंने कहा 2 हिस्सों में बढ़ चुके हो, अब ये निशान के साथ तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने क्या किया, मशल का जो इंतखाबी निशान था वो बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को दे दिया कि ये तुम्हारी शिवसेना का तुम्हारा निशान है, और उनको दे दिया कि 2 तलवार और 1 शील्ड। डिफरेंट होगी ना पार्टी, वो दे दिया शिंदे को, शिवसेना को दे दिया। अब ये दोनों पोजीशनें हो गई। जब 2019 का इलेक्शन हुआ था ना, तो जब शिवसेना इकट्ठी थी 18 सीटें जीत गई थी और बीजेपी 23 सीटें जीत गई थी। दे आर वेरी कंफर्टेबल। अब जो स्प्लिट हुई है, स्प्लिट के बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा 2024 का, तो बड़ा डिफरेंट हुआ होगा। तो उदय बाल ठाकरे जो बाल ठाकरे का बेटा है, उसकी जो शिवसेना वो 9 सीटें ले गई है लोकसभा की, और ये शिंदे की जो शिवसेना है ये 7 सीटें ले जा सकी, और बीजेपी सिर्फ 9 सीटें लेके गई। अब देखो, ये एक आधी और पार्टी भी है, 17 सीटें ली थी पिछली दफा, 41 सीटें इन्होंने ली थी। अब इन्होंने लिया 17 सीटें महाराष्ट्र में। कितना फर्क आ गया? 25 सीटों का फर्क आ गया। अब इतना फर्क आने के बाद फर्क तो दचका तो लगता है बिल्कुल कि शिवसेना को वोट देने वालों ने बिल आखिर बाल ठाकरे के बेटे को प्रेफर किया शिंदे पे और बीजेपी पे। ये एक इनका बहुत बड़ा सेटबैक है जो हुआ है। ये समझ रहे थे कि शायद बाल ठाकरे का बेटा जो है ना, वो जो शिवसेना संभाल के बैठा है उसे कम निश्चितें मिलेंगी, अंडर परफॉर्म करेगा, और ये शिंदे की जमात को ज्यादा मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।